हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं। आप लोगों के बीच में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसे इन विधियों के द्वारा, चाहे NRI हो, चाहे PI हो, चाहे OCI हो, किसी को अभी कार्ड न मिला हो? कोई ऐसा है? हाथ उठाएं जल्दी। कोई है जिसे कार्ड नहीं मिला है? सभी को मिल गया है? कंफर्म सब लोग हैं? सभी को कार्ड मिल गया है? यस सर। किसी को भी कार्ड नहीं मिला है, ध्यान रखें। नहीं मिला है ना? चलिए, नहीं मिला, मिल जाएगा। नहीं मिला है, उसी विधि पे काम करना है। कार्ड नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, कारण क्या था, उसी को केंद्र बिंदु मानते हुए हम लोग उसी नागरिकता के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पढ़ चुके थे, थोड़ा सा एक बार ससरी निगाह से रिवाइज कर लें विद इन 5 या 4 मिनट में। कानूनी दर्जे के नागरिक कितने प्रकार के थे? केवल नंबर बताएंगे, नाम नहीं। नागरिकता के कितने प्रकार थे? नागरिकता से वंचित होने के लिए या नागरिकता से बाहर करने के लिए कितने प्रकार थे? इसमें किसी को कोई शक है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब हम लोग इसी को केंद्र बिंदु मानते हुए CAA, CAB, NRP, सर NPR होता है। बात वही हुई, उससे बात कर कुछ ना हो, जब उसी से कर देते हैं। आप लोग उसको केवल लिख लेने दीजिए। NRC। आज केवल इन 3 बिंदुओं पे हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। चलिए, CCA क्या है ये आप सभी लोग जानते हैं। कुछ समय पहले बहुत चर्चा में भी रहा है। आजकल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जो चीज़ विचाराधीन है उस पर बहुत सारे तथ्य स्पष्ट नहीं रखे जा सकते, लेकिन हमारी संसद के द्वारा जो चीज़ें हम लोग के सामने आई हैं उनको केंद्र बिंदु मानते हुए हम लोग आगे ले चलेंगे। CAA या CAB दोनों में अंतर आप लोग थोड़ा सा जान लें। CAB क्या है? जब कोई भी विषय कानून बनाने के लिए कोई भी विचारधारा किसी भी रूप में हम लोग उसे व्यक्त करने के लिए संसद के समक्ष रखते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं बिल। उसके पहले जो शब्द 2 हैं वो कॉमन है आपके लिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे केवल हम लोग बिल शब्द लगा देंगे। अगर यही बिल हमारी संसद में, संसद के कितने अंग होते हैं आप लोग को पता होगा, कितने अंग होते हैं? कोई एक खड़ा होके बोलेगा, कोई एक खड़ा होके बोलेगा, कोई एक खड़े हो जाए, चाहे जो कोई। लोकसभा और राष्ट्रपति। चलिए, और कोई किसी को और याद है? एनीबडी? चलिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को केंद्र बिंदु मानते हुए हमारा देश आजाद हुआ था कब? 1947। सरकार पहली कब बनी थी? स्वतंत्रता के बाद हमारी सरकार की पहली जनगणना
52 में होने के जारी कर इलेक्शन होने के बाद बनी थी। इसके बाद ये अधिनियम आया था 1955। इसी 1955 को हम लोग कंफ्यूज होकर के आगे बढ़ते रहते हैं कि CAA क्या है, क्या आया, क्यों इतना बवाल हुआ, क्यों इतना धरना प्रदर्शन हुआ। कुछ भी नहीं है। CAA अगर ये अधिनियम जो हमारे बने थे उस समय प्रथम दृष्टया नागरिकता को परिभाषित करने के लिए उनमें जब जब संशोधन हमारी संसद के द्वारा किया गया है उसी को हम लोग CAA बोलेंगे। जब जब भी 1955 के अधिनियम में संशोधन किया गया है उसी संशोधन को हम लोग CAA के संबोधन देंगे। ये कब कब हुए 60 में, यहाँ देख लें, 1986 में, 1992 में, 2003 में, जिनमें कुछ काम हुए हैं उनकी बातें करेंगे हम लोग। 2005 में, 2015 में, सॉरी परमानेंट मार्कर ये क्यों रखा गया है? चलिए कोई बात नहीं, इसको यहाँ रखना ही नहीं चाहिए, मिटेगा ही नहीं, मार के मिटाएंगे। चलो कोई बात नहीं, मिटाएंगे। ठीक है, जिसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं अभी तक यहाँ पे आपके सामने यह अंकित कर दिया गया है। अब आप लोग चले थोड़ा सा पीछे। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है अगर किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। एक बाद आया था सुप्रीम कोर्ट में 1962 में, उसका नाम है, नोट कर लें आप लोग, 1962 का केस है अजहार अहमद। ये आ गया है, इसको हटाओ, ये सामने रहेगा तो यहाँ आता रहेगा। बनाम भारत संघ, का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है, अन्य देश का अगर नागरिकता स्वीकार करता है, उसके भारत की नागरिकता स्वीकार नहीं की जाएगी। वहीं से ये आधार बना और संशोधन का क्रम शुरू हुआ। अब हम लोग चलेंगे इसे छोड़ते हुए आगे, इसको जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा है। 1955 के बारे में हम लोग मोटी मोटा पहले जान लिए थे कि किन किन आधारों पर नागरिकता दी जाती थी और क्या क्या उसमें समय की बाध्यता थी। अब यहाँ पे आ जाएं 1986 में, 1986 में ये कहा गया अगर कोई भी व्यक्ति विदेश में पैदा हुआ है, उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा है या था, दोनों के केस में उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। पंजीयन के आधार पे, रजिस्ट्रेशन के आधार पे नागरिकता देने की जो पहले परंपरा थी, इसके पहले वह 6 माह तक निवास की बाध्यता थी, उसे संशोधन करके 5 वर्ष कर दिया गया। क्या किया गया? अभी आप लोग सुने होंगे इसके पहले 7 वर्ष था, 5 वर्ष था, ये था, इतना दिन रुकना था, अनवरत रुकना था, लगातार रुकना था। ये चीज़ें आप लोगों ने सुना होगा। थोड़ा क्लास हम लोग आज खास भी करेंगे क्योंकि हम लोग को नागरिकता को खत्म करना है। आप लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? माता पिता दोनों में कोई एक, चाहे दोनों हैं, जिनकी समय सीमा 6 माह थी उसे बढ़ा करके
5 वर्ष कर दिया गया। यह पंजीकरण के रजिस्ट्रेशन के आधार पर है। देशीयकरण जिसे कहते हैं नेचुरलाइजेशन, उसके आधार पर अभी 5 वर्ष का जो समय सीमा था उसे बढ़ा करके 10 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया ना। 5 जो था उसे 10 कर दिया गया। चौथा क्या था, यह नियम जम्मू कश्मीर और असम के क्षेत्र पर भी लागू होगा। कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर और असम के क्षेत्र पर भी लागू होगा। इसके पहले इन 2 राज्यों में यह नियम लागू नहीं था। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? किसी को कोई कंफ्यूजन? जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से है उस चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे चलेंगे। 1992 में हमारी संसद में पहले बता चुका था कि इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल संसद को है और किसी को नहीं। यहाँ पे एक बाध्यता कर दी गई, जिनकी माता भारत की नागरिकता धारण करती हैं उन्हें ही भारत के नागरिकता का अधिकार होगा, अगर वो विदेश में जाकर के रह रहे हैं तो। अब यहाँ पिता को क्या किया गया? बाहर कर दिया। ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन आता है कि 1992 में क्या किया गया था तो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है कि हम आप हमेशा सुनते हैं माता पिता, दादा दादी, बाबा बाबा, नानी नानी, सुनते हैं ना। यहाँ पे उस क्लास को खत्म कर दिया गया और सीधे क्या कर दिया गया? माता शब्द डाल दिया गया, पिता को हटा दिया गया। यहाँ तक समझ गए ना आप लोग? चले 2003 पर। इसके पहले मैं आप लोग को बताया भी था कि 2002 में एक छोटा सा बिल आया था OCI के केस में। सुना था आप लोगों ने? तो बताया भी था मैं। क्या था वो? सितंबर 2002, 2 सितंबर 2005, इसको ध्यान में रख करके आगे चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ रहे होंगे कि यह था क्या और क्या मिला था, इसके बारे में चर्चा हो चुकी थी ना। किसी को कोई कंफ्यूजन अगर यहाँ हो तो अभी भी अपनी बातें रखने के लिए सहर्ष खड़े होकर के बोल रहे हैं। अभी इस नागरिकता की जो डोर है वो आप लोग के ही हाथ में है। अभी हाथ से पतंग छूटा नहीं है, क्योंकि क्लास अभी नागरिकता का ही है। क्योंकि बाद में बीच बीच में नागरिकता शब्द नहीं आएगा एग्जाम्पल के अलावा। लास्ट किसी सेशन में या कभी किसी ऐसे टाइम में स्पेशल सेशन रखा जाएगा, उसमें आएगा। बीच बीच में पूछने का मौका शायद कम मिले, ध्यान रखें। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके ये 2005 लाया गया था। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आपको और थोड़ा संकेत कर दें, जो बता भी चुका हूँ पहले भी। 2003 में ही ML सिंघवी की अध्यक्षता में संशोधन के लिए कमेटी बनाई गई थी 1955 के लिए, जो अधिनियम था। उसमें उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दिया था, उन्होंने कहा था कि भारत से बाहर 16 देशों में जो नागरिक रहते हैं उन्हें ये सब सुविधाएं दी जाए। इसके तहत जो नियम बना था उन्हीं के रिकमेंडेशन पर बना था। 16 देश का नाम लिया गया था, उसमें अपवाद के रूप में 2 देश को छोड़ दिया गया था, जिस पे आज बवाल चल रहा है। वह भी देश उसमें है। कौन कौन से देश थे? बांग्लादेश। उनको छोड़ करके बाकी के लिए 16 कंट्री को PIO OCI कार्ड दिया जा सकता है। इस पर सरकार विचार करे, ML सिंघवी के रिपोर्ट के अनुसार।
इस डेट को याद रखेंगे। OCI और PIO का 2005 पे आ जाए। 2005 में PIO को कुछ विचार के लिए रखा गया, लेकिन संशोधन नहीं हो पाया। कुछ त्रुटियां थीं जिस पे संशोधन नहीं हो पाया। यही 2005 है, इसी में आप अभी जब चलेंगे असम के लिए, थोड़ा सा टूर के लिए मैं आप लोग को ले चलूँगा। असम का अर्थ आप लोग जानते होंगे, असम शब्द ही अपने आप में पर्याप्त है। शब्द से ही अर्थ निकल जाता है। वह जगह आपको थोड़ा सा चलने में आसान नहीं होगा, क्योंकि अपने आप में शब्द ही बता दे रहा है। ठीक है, चलिए 2015 पे आ जा। इसी 2015 में PIO को OCI कार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। 9 जनवरी 2015 को ध्यान में रखते हुए 9 जनवरी 2000 या 9 जनवरी को मानने क्या है? भारतीय प्रवासी दिवस। इसको किस कमेटी के आधार पर दिया गया था, यह भी थोड़ा सा जानिए। डॉक्टर ML सिंघवी के नाम अभी आप लोग बार बार सुन रहे थे। इन्हीं के कमेटी के आधार पे यह चीजें दी गई थी। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाएगा 9 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में। महात्मा गांधी के आगमन आपको याद होगा, इतिहास पढ़े होंगे, इतिहास के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। अब आप लोग अपने मुख्य मुद्दे पर आ गए। 2016 यहाँ पे आप लोग अब इसको पूरी तरह से ध्यान ले लें, इसको माइंड में कहीं ना कहीं पिनअप कर लें कि CCA क्या है। इसको ध्यान में रख करके अब सुनेंगे। 2016 में भाजपा सरकार मीन्स माननीय मोदी सरकार ने अपना एक बिल बनाया। उस बिल को लोकसभा में रखा गया। लोकसभा में बिल पारित होने के उपरांत वह बिल राज्यसभा में नहीं जा सका। राज्यसभा में नहीं जा सका और सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया। हमारे संविधान के अनुसार अगर कोई भी बिल लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पेंडिंग हो या राज्यसभा में न गया हो या किसी भी कारण राज्यसभा में अगर है, अगर सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाता है, उस स्थिति में वह बिल निरस्त माना जाएगा। इसको आप उलट दें, अगर यही राज्यसभा में है और लोकसभा भंग हो जाती है, वह बिल खत्म नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से कथन और कारण में यह क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, उसी बिल को पुनः सरकार जब 2019 में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए दिल्ली पहुंची, उसी बिल को पुनः विचार करके इसे आगे बढ़ाया गया। 9 दिसंबर 19 को लोकसभा, 11 दिसंबर 19 को राज्यसभा, 12 दिसंबर 19 को राष्ट्रपति के सामने इसे रख दिया गया और राष्ट्रपति महोदय ने उस पर अपनी मुहर लगा। जब मुहर लगा दिया उन्होंने, तो क्या हो गया? वो एक्ट बन गया। अब तक क्या था? वो बिल था। बिल और एक्ट में इतना ही डिफरेंस है, इसको ध्यान में लेकर के चलेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक यहाँ है? जिसको कंफ्यूजन हो हाथ उठाएं, हम लोग थोड़ा आगे चलें। वर्तमान में हमारे देश की
जो सरकार है किसकी है? भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की है। अब देखिए, ध्यान में रखें, चले। पाक, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 3 कंट्री को ध्यान में रखते हुए इस बिल को पेश किया गया था। और 3 को दूना कर देंगे तो आपको 3 + 6 कर देंगे। दिमाग में कभी नहीं भूलेगा कि कितने धर्म थे और कितने देश थे, कंट्री थे। उसमें 3 देश के परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रख करके यह बिल पेश किया गया था। इसमें 6 धर्म के लोग थे। कोई ऐसा आप लोगों से बीच में है जो खड़ा होकर बता सकता है कि कौन कौन से ये धर्म थे? कोई एक खड़ा होकर के कोई एक बोले। कोई बोलेगा नहीं, एक को बोलने दें। आप केवल आप बोले। सर, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई। जैन कोई बोले 6 हो गए। और कोई जिसे पूरी तरह से होश हवास में याद हो? इसे हटा दो ताकि आपके भाई साहब लोग सुन सकें। हाँ बताएं। यहूदी। और कोई किसी के पास है कुछ? सिख, जैन, ईसाई और यहूदी। चलिए बैठ जाए। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख और ईसाई। कितना है? एक पारसी भी। हो गए। यहूदी को लेकर के कोर्ट में चैलेंज करने की बात आई। ध्यान रखेंगे, इस पे भी हम लोग को चर्चा करना है। यहूदी नहीं है, क्यों नहीं है, इस पे भी चर्चा होगी। अभी इन लोगों को एक समय बाउंड में, एक निश्चित कार्यकाल के पहले आए हुए लोगों को भारत की नागरिकता देने की बात की गई है। लेकिन एक स्पष्ट शब्दों में ध्यान से सुन लेंगे, अवैध प्रवासी की बात की गई है। जो अवैध प्रवासी हैं, अवैध किसे कहेंगे? जिनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, उन लोगों को ये सुविधा देने की बात कही गई है 2014 से पहले। तारीख है 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग का पदार्पण हो चुका है और जो अवैध प्रवासी के रूप में हैं, उन्हें ये सुविधा दी जाएगी, नागरिकता पर विचार किया जाएगा। डॉक्यूमेंट बहुत सारे हैं, पीछे की कहानी में हम लोग चर्चा कर लेंगे। आप लोग जानते भी हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट है, उसमें ज़्यादा बात करने का समय निकल जाएगा। इन लोगों के केस में विचार करने के लिए सरकार ने अपनी बात रखा। 31 दिसंबर तक तारीख 1 कोड की गई ना,
ये दिनांक आपको दिया गया ना 31 दिसंबर 24 आने का सिलसिला तो जारी ही रहेगा। कहाँ आने का सिलसिला खत्म होगा? वो तो जारी रहेगा, क्योंकि आपका बॉर्डर क्या है? ओपन बॉर्डर। क्षेत्रफल क्या है? विश्व का कौन सा क्षेत्रफल है? पॉपुलेशन में जब क्षेत्रफल ज़्यादा है और पॉपुलेशन ज़्यादा, फॉर एग्जांपल सेकेंड बैच के कुछ बच्चे इसमें से नहीं निकलते हैं, थर्ड बैच के घुस जाते हैं, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना हमारे व्यवस्था में लगे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। सेम वही कंडीशन आपके यहाँ घुसपैठियों का है। कर ले, जैसे आप लोग घुसपैठ करते हैं उसी तरह से उनके पास भी इस बैच का कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे उनके पास यहाँ आने का कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। इसीलिए इस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने उन्हें क्या बोला? अवैध प्रवासी। जैसे आप लोगों को कहा जाता है कि इलीगल रूप से इस बैच में आकर के पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग, कितने लोग हाथ उठाएं जो इस बैच के लिए प्राइज नहीं है? हाथ उठाएं ईमानदारी से, ईमानदारी से उठाएं, कोई संकोच नहीं। कितने लोग पूरे हाथ उठाएं, संकोच नहीं। पढ़ाई है, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, पढ़ना है। आपको कोई नागरिकता थोड़ा ले रहा है इस आधार पे। चलिए आज आप लोग यहाँ पर यह चीज आया और बहुत बवाल हुआ। क्यों बवाल हुआ? आप लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लें। इसमें एक ऐसे वर्ग को बाहर कर दिया गया जो हमारे देश में संख्या के आधार पे अगर देखा जाए तो दूसरा स्थान कौन सा वर्ग है? वो मुस्लिम वर्ग। और जिन कंट्रियों को इस दायरे से उनको बाहर रखा गया वहाँ वो क्या है? मेजॉरिटी होने के नाते उन्हें ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह गवर्नमेंट धीरे धीरे उस रास्ते पे चल रही है कि हमें भी यहाँ से नागरिकता से वंचित कर दे। जब हमारे लोग वहाँ से यहाँ आ नहीं पाएंगे तो हमारी जो मेजॉरिटी है वो जिस स्थिति में है उसी में 9-10 के अंतर में चलती रहेगी। उसको ध्यान में रख करके उन लोगों को यह पीड़ा हुआ। यह मैटर कोर्ट क्यों गया? कोर्ट में कोई मैटर ले जाने से पहले वकील हर पहलू पे विचार करते हैं। पहला विचार आया कि आपका जब मूल अधिकार है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15, वो है क्या? इसको ध्यान में रखते हुए समानता के अधिकार को और धर्म, लिंग, जात सुना होगा आप लोगों ने, जो भी है उसके आधार पे विभेद नहीं करेगा। इस पे 14 को फोकस किया गया, 15 को ब्रैकेट में रख करके उसे इंडिकेट किया गया। इस आधार पे एक पॉइंट बना कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा आधार बना कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जो भी कह दें वह है। आपने तो सुना होगा पंथ निरपेक्ष को संविधान में बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? क्या क्या जोड़ा गया था? कोई एक बताए। सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी। कोई एक, जब कोई एक खड़ा हो जाए तो कोई एक ही को बोलने दिया जाए। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता। संविधान संशोधन 1976 में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। कोई और? अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। चलिए आप लोग को कभी नहीं भूलेगा। मैं आप लोग को एक पासवर्ड दे देता हूँ लाइफ टाइम के लिए, कभी नहीं भूलेगा। आ जाइए, ध्यान से सुन लें। आपस में जोड़ दिया गया, रख लें। आपस में कौन जुड़ता है? जिससे उसका लगाव होता है।
तो आपस को अपने आप में बना लें, ये तीन चीज़ें जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 42nd Amendment Act 1976 42 था ना? यस सर। 4 और 2 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? ये याद रखें। 4 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? मतलब अमेंडमेंट क्या हुआ था? 4 और 2 को जब जोड़ देंगे तो आपका किस ईयर में हुआ था उसके नजदीक आप पहुंच जाएंगे ना। 44 को अगर 2457 को जोड़ देंगे तो कब हुआ था उसके नजदीक आप लोग पहुंच जाएंगे कि 78 में हुआ था या 73 में हुआ था। चलिए अब हम लोग चले अपने वहां पे जहां से अच्छा कर दिया। दो आधार मिला ना, कौन कौन से आधार? संविधान का 2 आधार हम लोगों ने अभी लिया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट गए। और क्या आधार हो सकता है कि जिस पे सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ विचार करे और इस पे कुछ संशोधन की स्थिति में ला करके सरकार को रखे? क्या हो सकता है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अभी मैंने बताया आप लोग को पारसी की संख्या कम है फिर भी रखा गया, लेकिन जो यहूदी हैं, इनकी संख्या भी बहुत कम थी। इस आधार पे सरकार ने इन पर विचार नहीं किया। अफगानिस्तान में कुछ समय पहले केवल 2 ही परिवार यहूदी थे। एक छोटा सा उस पर एक नावल भी बना हुआ है। 2 ही परिवार एक मकान में रहते थे। आए दिन वो आपस में बहुत लड़ते थे। उनके लड़ने का संघर्ष और तरीका, क्योंकि लड़ाकू होते हैं, इनके लड़ने का तरीका, और उसमें से कुछ दिन बाद दूसरा जो परिवार था वह धीरे धीरे खत्म हो गया, और जो बचा था वह कुछ समय बाद इजराइल भी गया टहलने घूमने। वहाँ के लोगों ने कहा आप यहीं रह जाओ, और क्या करोगे वहाँ अकेले रह करके? उसने कहा नहीं, हम वहीं रहेंगे, उस देश में अपनी संस्कृति की अलग जगाएंगे। इस पे आप लोग पढ़िएगा, एक नावल भी बना है, सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा और देख लीजिएगा। ये यहूदी महोदय लोग पाकिस्तान में बहुत कम मात्रा में लगभग 700 परिवार ही हैं, जिन पे बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि इनका थोड़ी सी प्रकृति अलग होती है। और आपके बंगाल में संख्या न के बराबर। तीसरा तर्क, यह कोर्ट में जाने का आधार क्या हुआ? कमजोर पड़ गया ना। पहला आधार आपका क्या था? आर्टिकल 40। दूसरा आधार क्या था? सेकुलरिज्म। तीसरा आधार क्या आया? यहूदी धर्म कि उन्हें क्यों नहीं लिया गया? अगर सबको लिया गया तो उन्हें क्यों नहीं लिया गया? बात आई मुस्लिम की। मुस्लिम को क्यों नहीं लिया गया? इसका तर्क हम लोग पहले ही खारिज कर चुके हैं। अब चलिए हम लोग जहाँ से बवाल ये शुरू हुआ, जहाँ से यह उत्पत्ति हुई, उसके पहले किसी के भी दिमाग में CAA नहीं था। हाँ, किसी के दिमाग में आप लोग के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो इस बवाल से पहले CAA के बारे में सुना था? कोई है? कौन? जो हो खड़े हो गया, चाहे जो भी। कौन था जो इसके पहले इसके बारे में सुना है? थोड़ा बहुत जो भी हो बताइए, कोई है? चलिए, असम जो सरकार है वहाँ से उत्पत्ति नहीं मानी जाती है। इसका सारा काम हमारा 1955 ही है। 1955 में जो क्लास जोड़े गए हैं उसमें 14A में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत सरकार NRC
या NPR का निर्माण करेगी। स्पष्ट लिखा हुआ है, उसमें कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। उसी आधार पर जब बांग्लादेश के बहुत सारे घुसपैठी भारत में खुले बॉर्डर होने के नाते प्रवेश कर रहे थे, तो असम के लोगों को अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए कदम उठाना पड़ा। वहाँ पर एक छात्र का संघ था, गुवाहाटी विश्वविद्यालय का, बहुत से सारे संघ थे, लेकिन एक जो सक्रिय था उसका नाम था आशा। उसका नाम था आशा। उसी का नाम परिवर्तन करके आंसू बना। उसका नाम था पहले आशा। ठीक है, उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। 1979 से लेकर के 85 तक ये संघर्षरत रहे। किसके लिए? अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। इसी को ध्यान में रख करके उस समय किसका कार्यकाल था? कौन से पीएम रहे होंगे? राजीव गांधी। बहुत अच्छा। किसके तरफ से आया? खड़े रहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खड़े रहिए, सबको चेहरा दिखा दीजिए मास्क लगा करके। बहुत अच्छा। इतना याद रखना आसान चीज नहीं है। इतने पीछे का कार्यकाल में आते ही बोलना। उस कंडीशन में 4 वर्ग मिल करके एक बैठक किया। कौन कौन? ध्यान से सुन लें। अभी नाम आया था आंसू, अखिल असम छात्र संघ, अखिल असम गण संग्राम परिषद। क्या आया? अखिल असम गण संग्राम परिषद। तीसरा कौन आया? असम की सरकार, राज्य सरकार। चौथा कौन था? केंद्र सरकार, जिसमें राजीव गांधी खुद भी बैठे हुए थे। लेकिन उन्होंने उस अभिलेख पे, उस पेपर पे साइन नहीं किया था। अपने जो केंद्रीय सचिव थे, कैबिनेट सचिव कहें या जो भी कहें, जो भी रहा होगा उस समय, उनके द्वारा साइन की गई थी। उन्होंने साइन नहीं किया था। यह उस समय ये विचार निकल के आया। उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि 24 मार्च 1971 के पहले जो लोग कहाँ आए? असम में। कहाँ आए? असम में। खास करके असम की बात हो रही थी क्योंकि संघर्षरत थे। उनको क्या किया जाएगा? दी जाएगी। तो हम कहाँ मना कर रहे? नहीं दी जाएगी। हम तो रहे नहीं दी जाएगी। हाँ, तो नागरिकता दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? इसी के लिए तो कमेटी बनाई गई कि यह चीजें क्या किया जाए, उन पे विचार किया जाएगा। उससे पहले जो लोगों ने वहां आ गए उनके नागरिकता पर विचार किया जाएगा। क्या करने के लिए? वहां नागरिक बनाने के लिए विचार किया जाएगा। आगे इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यह चीजें आगे बढ़ गई। वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कुछ बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफियर किया था। फिर इसी चीज को लेकर के जो विचार था, क्यों 71 को बॉर्डर लाइन माना गया, उसको लेकर के ये फिर संघर्षरत रहे। उनका नाम लिखा नहीं गया। आंसू। ये आंसू। अब यहाँ पे एक दूसरा वर्ग था, अखिल असम गण संग्राम परिषद। यह बाहर हो गया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आंसू तीनों ने मिलकर बैठक किया 2005 में। सन 2005 में। उस समय किसकी सरकार थी?
उस स्थिति में सरकार ने जो निर्णय लिया उस पे वह मैटर कोर्ट तक चला गया। कोर्ट के निगरानी में आई बातें कि जो भी किया जाएगा यह इनके निगरानी में देखा जाए। कोर्ट के पास एक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के पास, ध्यान से सुन लें, आर्टिकल 144 में सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ जितने भी न्यायालय के जो भी पर्सन, जो भी कर्मचारी, जो भी जजेज हैं, वह उनके सहयोग में कार्य करेंगे। दूसरा क्लास उसमें है, जितने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, आप लोग कौन से ऑफिसर हैं? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मान के चलें, इसमें कोई शक न रखें, कहीं दुबलापन न रखें, जितने हैं वह भी उनके आदेश पर उनके अधीन कार्य करेंगे। क्या करेंगे? उनके अधीन कार्य करेंगे। उसी कंडीशन में, उसी अधिकार को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को लगा दिया कि आप लोगों के निगरानी में यह कार्य होगा। क्या होगा? एनआरसी पहले भी आया, एनआरसी पहली बार नहीं आया है। एनआरसी 1952 में भी जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और यह भी उसके पहले ये बातें आ चुकी थी। अज्ञानतावश हम आप हवा में उड़ करके शाहीन बाग पहुंच गए और वहां जाकर के क्या किए? कोरोना को क्या किए? बढ़ावा दिए ना। चलिए, हम लोग कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? असम पहुंच गए। असम पहुंच गए। असम से हम लोग अब एनआरसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एनआरसी है क्या? एनपीआर है क्या? नेशनल पॉपुलेशन, वह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें जो भी व्यक्ति भारत के धरती पर निवास कर रहा है, कहाँ पर? भारत की धरती पर। उस समय अगर स्टेट करवा रहा है तो स्टेट की धरती पे, जिला अगर करवा रहा है वह कार्य तो जिला के धरती पर, तहसील करवा रहा है या ब्लॉक करवा रहा है, क्योंकि छोटी इकाई होती है ना। उस स्थिति में जो भी ऑफिसर्स, अधिकारी उस कार्य को देख रहा है, वह उस समय विगत 6 महीनों से जो भी व्यक्ति कहीं से भी आया है, अगर वह रह रहा है या 6 महीने आगे उसे रहना है, उसका नाम अंकित करेगा। क्या करेगा? नाम को अंकित करेगा, उसके सामने लिखेगा यह कहाँ का निवासी है। इतना सी ही बात थी और कुछ नहीं था। आपके एनपीआर में, एनआरसी में इसी को आधार मान करके जो भारत के नागरिक हैं उनको उस रजिस्टर में ट्रांसफ़र करने की केवल एक छोटी सी विधि थी कि जो भारत के नागरिक हैं उन्हें सिटीजनशिप रजिस्टर में अंकित कर दिया जाए। भारतीय नागरिकता रजिस्टर में उनका नाम अंकित किया जाए। अंकित कब किया जाएगा? जिस पे कोई भी संदेह नहीं है। जहां पर किसी भी तरह का कोई संदेह अगर आ रहा है, उस स्थिति में आपसे लीगल डॉक्यूमेंट का डिमांड किया जाएगा, कहीं भी, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे तहसील लेवल पे या अदर सेंटर पर। ये छोटी सी प्रकरण को लेकर के इतना उथल पुथल हुआ। अब इतने में किसी को कहीं कोई डाउट हो तो अपनी बात रखे। ज़्यादा डीप जाने में बहुत समय लगेगा क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। सूचना के अनुसार प्री से पहले आप लोगों को एक मुकाम तक पहुंचाना है। मैंने उस दिन पूछा था कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग यूपीएससी का फॉर्म डाले होंगे, बहुत सारे लोग स्टेट पीएससी का फॉर्म डाले होंगे।
कितने लोग यूपीएससी का फॉर्म डालने, जरा एक बार पुनः हाथ ऊपर करेंगे ईमानदारी के साथ, कोई संकोच नहीं, गर्व की बात है। बस इतना ही लोगों ने डाला। स्टेट पीएससी का कितने लोगों ने डाला फॉर्म? बस इतना ही लोग। क्यों आपने फॉर्म नहीं रजिस्ट्रेशन खाली किया है क्या? अभी सबमिट नहीं किया आपने? आप तो ऐसे कर रहे हैं, सबमिशन नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, अब सबमिट कर दीजिएगा। बाकी और क्या हुआ? चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन बन रहा दिमाग में यहाँ? हाँ बोले बोले। तीनों का डिफरेंस कम लाइन में बता दीजिए, तीनों का डिफरेंस। सिटीजनशिप अमेंडमेंट किसी भी पहले बने हुए नियम को, किसी को ले लें 1955 में बने हुए जो हमारे अधिनियम थे उनमें संशोधन करने की, अमेंडमेंट जो भी किया गया उसी का नाम CAA दिया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सबसे छोटे शब्दों में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक ऐसी कॉपी है, एक ऐसा नोटबुक है जिसमें जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबका नाम नोट हो जाता है, ताकि कल कोई आवे तो हम बता सकें कि कौन कल नहीं था। ठीक है, कौन नहीं था। अभी मैंने बताया ना कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। सेम उसी चीज को यहाँ ला करके रख दें, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया लीगल रूप से यहाँ बैठे हैं उन्हें इसमें रजिस्टर्ड कर दिया गया। अगर उनका नाम रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो वह अपने उस सपोर्टिंग एलिमेंट को जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया है उसे प्रेजेंट कर देंगे कि मैं इस तारीख में इस फॉर्मेलिटी को पूरा करके मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और मुझे सिटीजनशिप रजिस्टर में मेरा नाम दिया जाए। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाए आप देंगे। और कोई दिक्कत आगे समझ में ना आया कि नहीं? आ गया, बहुत अच्छा। और किसी का? सर ये बोल रहे थे 1970 24 मार्च 1971 याद हो गया? लिखा तो था मैंने वहाँ पे, नहीं लिखा, कोई बात नहीं। यहाँ तक आप लोग पहुँच गए कि अभी कहीं भटक रहे हैं असम की पहाड़ियों में? खड़े जाइए। NPR होगा फिर NRC हो जाएगा। अगर सर इसके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो जो मतलब 20 के लोग हैं, जो खासकर जो मतलब 6 वर्गों के लिए तो हो गया है, और जो नहीं है कौन नहीं है? जो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम नहीं है, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो वो तो मान लीजिए और सभी 6 वर्गों के लिए तो काम कर देगा CA, तो उनको तो रख देगा। और जिसके पास नहीं रहेगा वो तो फिर जो NRC असम में हुआ 19 लाख लोग बाहर हुए हैं उनके पास डॉक्यूमेंट ना, अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो बहुत लोग बाहर चले जाएंगे, खासकर मुस्लिम वर्ग बाहर चला जाएगा। इसीलिए लोग सारे सवाल का डर है, यही बना हुआ है। ये जड़ नहीं है, ये जड़ नहीं है। हम ये सरकार सर नागरिकता देने की बात हो रही है, नागरिकता देने की बात हो रही है, छीनने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे स्पष्ट आप ध्यान दें, ये वहाँ पे अल्पसंख्यक में हैं, इन्हें अलग अलग तरह से धर्म के नाम पे प्रताड़ित किया जाता है। और यह मुख्यतः गए कहाँ से थे? गए थे ना? जब वो अल्पसंख्यक हैं और उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, और प्रताड़ित कहाँ नहीं किया जा रहा है ये बताइए? भारत में। उन्हीं लोगों को ये सुविधाएं देने की बात इसलिए हुई कि जो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं वो भी अगर साथ में यहाँ चले आएंगे तो फिर वही काम तो यहाँ भी होगा। जो हम ये कहना चाह रहे थे, आप सुनने लगे हैं
जैसे मान लो मुस्लिम है सब मान लो आ गए बाहर से, चाहे रोहिंग्या हो या कोई भी अवैध प्रवासी जो आ सकते